Hello students, welcome you all in Shape Creation Academy of Accounts. Students, आज का जो सेशन है उसमें हम क्लास 11th की अकाउंट्स बुक का जो थर्ड चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसका लास्ट टॉपिक कवर करेंगे दैट इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस. स्टूडेंट्स, अब आपके माइंड में ये आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस. स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स. हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक कंपनीज को वो कॉन्सेप्ट, वो प्रिंसिपल एज इट इज फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है, उसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते टाइम आपकी पर्सनल जजमेंट मैटर नहीं करती. ठीक है, बट ये जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस है दीज आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. ये डिपेंड करते हैं कंपनी टू कंपनी के ये आपको फॉलो करने हैं, ये आपको फॉलो नहीं करनी, यानी कि दीज आर नॉट यूनिफॉर्मिटी. इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये यूनिफॉर्म तरीके से एप्लीकेबल नहीं होते. और इसमें अकाउंटेंट की पर्सनल जजमेंट भी वर्क करती है. ठीक है, तो कई बार आपके एग्जाम में इन सभी कन्वेंशंस पे शॉर्ट नोट भी आ जाता है, या आपके एग्जाम में एक ही कन्वेंशंस को आप शॉर्ट नोट पे पूछ सकते हैं. ठीक है, क्लियर. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. So our topic is accounting conventions. In accounting, basically there are three types of accounting convention. One is convention of full disclosure, convention of materiality, and the convention of conservatism और prudence भी बोलते हैं इसको. ठीक है, तो start करते हैं one by one. So the first convention is convention of full disclosure. नाम से पता चल रहा है full disclosure. आपको यहाँ पे कोई चीज डिस्क्लोज करनी है. ठीक है, आपको यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिश करना है. ठीक है, अब क्या कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी है, कैसे पब्लिश करनी है. सी, अकाउंट्स में ये रूल है कि एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके अकाउंटिंग रिजल्ट्स आए हैं. अकाउंटिंग रिजल्ट्स मीन्स कि आपकी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, ड्यूरिंग द ईयर आपकी फर्म ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है, कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया है, आपकी फर्म की फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है. ठीक है, आपकी फर्म में कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है, कितने मिसलेनियस एक्सपेंसेस हुए हैं. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो यूजर्स होते हैं, मैंने आपको वीडियो में बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हु आर द यूजर्स हु आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. तो ये देखने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो पे जा सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी यूजर्स पे. तो the point is there are various users who are interested in accounting information like banks, like आपके शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज. तो वो एम्प्लॉयज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं. तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि जो भी अकाउंटिंग रिजल्ट्स है उन अकाउंटिंग रिजल्ट्स को हर एक कंपनी को क्या कर देना चाहिए, डिस्क्लोज कर देना चाहिए. क्लियर, डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इन फ्रंट ऑफ द यूजर्स. ठीक है, सारे यूजर्स को बता देना चाहिए, बट there should be a sufficient disclosure of information. अब डिस्क्लोज कैसे करना है, किस फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013. जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है कि पहले क्या होता था, कंपनीज एक्ट 1956. तो 1956 को किसने रिप्लेस कर दिया, कंपनीज एक्ट 2013 में. तो कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत सारे प्रोविजंस है, बहुत सारे रूल्स है कि आपको मतलब कंपनी को अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट किस फॉर्म में प्रिपेयर करनी है, किस तरीके के रूल्स फॉलो करने हैं, कौन सी हेडिंग्स लिखनी है, कौन सी सब हेडिंग्स लिखनी है. तो ये सारी चीज आपकी कहाँ पे मेंशन है, कंपनीज एक्ट 2013. तो कंपनीज एक्ट 2013 में आपको सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को किस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्क्लोज करना है. डन, क्लियर है. तो इस कन्वेंशन में सिर्फ इतना ही है कि इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस क्या कर देनी है, प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट्स में अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कर देनी चाहिए, डिस्क्लोज कर देनी चाहिए टू द वेरियस इंटरेस्टेड यूजर्स. डन, आगे चले. सो द नेक्स्ट कन्वेंशन इज कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी. अभी जो वर्ड है यहाँ पे मटेरियलिटी, इट मीन्स द थिंग्स विच इज इम्पॉर्टेंट. जैसे हम बोलते हैं ये मेरे लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब होता है कि ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है. या मैं ऐसे बोलती हूँ ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए इमटेरियल है, ये चीज़ मेरे लिए इमटेरियल है, यानी कि ये चीज़ मेरे इंटरेस्ट की नहीं है.
मेरे मेरे यूज की नहीं है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड हमने मेटीरियलिटी यूज किया है, ये हमने मेटीरियलिटी मीन्स इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंस, और किस चीज की इम्पोर्टेंस या इंटरेस्ट, किसकी चीज बात करें आप, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, जो जिस इंफॉर्मेशन में आपके यूजर्स जो है इंटरेस्टेड है, आपको वही वाली इंफॉर्मेशन क्या कर देनी है, डिस्क्लोज कर देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बैंक, अगर हम बैंक्स की बात लें, तो जो बैंक्स है वो ये जानना चाहते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर आपकी कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया। वो ये नहीं जानना चाहते कि ड्यूरिंग द ईयर आपके एम्प्लॉयज कितनी कप ऑफ टी कंज्यूम कर लेते हैं। तो अगर आप ये कितनी कप ऑफ टी कंज्यूम कर लेते हैं ये शो कर रहे हो, तो ये बैंक्स के लिए इमैटेरियल इंफॉर्मेशन है। उनके लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर आपकी फर्म में कितना नेट प्रॉफिट या आपकी फर्म में कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो, देखो इसमें तो इस कन्वेंशन में तो क्या था कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। अभी जो मेटेरियलिटी है ये एक तरीके से इसी का सब पार्ट है कि आपको इंफॉर्मेशन तो डिस्क्लोज करनी चाहिए, हमने मान लिया, बट आपको वही वाली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए जिसमें आपके जो यूजर्स हैं, जो अकाउंटिंग यूजर्स है वो इंटरेस्टेड हैं। जैसे मैंने आपको बैंक्स का एग्जांपल दिया, ठीक है, डन, क्लियर। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, दूसरे पर्सन के लिए हो सकता है वो चीज इंपॉर्टेंट ना हो। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल देयर आर टू फर्म एक्स एंड वाई, देयर आर टू फर्म एक्स एंड वाई, इट्स अ बिग साइज फर्म, इट्स अ स्मॉल साइज फर्म, ठीक है। अब हम ले लेते हैं डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो बिग साइज फर्म है, बिग साइज फर्म का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत हाई जा रहा है। फॉर एग्जांपल 1 लाख जाता है हर साल। अब 1 लाख की जगह अगर उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 1,10,000 हो जाता है, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितने से इंक्रीज हो गया, 10,000 रुपीज से। तो ये इतना टेंशन देने वाली बात नहीं है, ठीक है। बट अगर हम बात करें स्मॉल साइज फर्म की, उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो जाता है हर साल 10,000 रुपीज, और अगर उसी की जो कॉस्ट है वो और 10,000 से इंक्रीज हो जाती है, तो देखो यहाँ पे भी आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 10,000 से इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे भी आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 10,000 से इंक्रीज हुआ है। तो अमाउंट जो इंक्रीज हो 10,000 वो सेम है, बट ये जो 10,000 की कॉस्ट इंक्रीज हुई है दैट इज इमैटेरियल फॉर द कंपनी एक्स, क्योंकि कंपनी एक्स का जो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 1 लाख है, ठीक है। बट इट इज मटेरियल फॉर द फर्म वाई, क्योंकि जो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 10,000 है, और अगर 10,000 से अगेन इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो पूरा डबल अमाउंट हो गया। तो यहाँ पे ये जो 10,000 है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये 10,000 से क्यों इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो आपको ये बात अपने माइंड में बड़े ध्यान से रखनी की, हो सकता है कुछ चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ चीज सामने वाली पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, तो आपको प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करके ये ध्यान रखना कि आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है और किस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी। ये क्लियर है। एक और चीज हम इसमें ले लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से आइटम्स आपको शो करनी है। अगर मैं सपोज आप हर एक कंपनी के अंदर स्टेशनरी कंज्यूम होती है, स्टेशनरी में हम क्या ले लेते हैं, पेन, पेंसिल, आपके वाइट पेपर्स, इरेजर्स, ठीक है, जितनी भी स्टेशनरी का सामान है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर एक चीज लिखने लग जाओ, पेन पे इतना अमाउंट खर्च हुआ, पेंसिल पे इतना अमाउंट, इरेजर पे इतना अमाउंट, तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अननेसेसरी ओवरबर्डन हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जितने भी स्मॉल आइटम्स हैं, अगर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनको छोड़ दो। अगर आपको फिर भी इनको नोट डाउन करना है तो इनको एक बड़ी कॉलम के अंदर मर्ज कर दो। मर्ज कैसे करेंगे, सपोज इरेजर, पेंसिल, आपका पेन, आपकी शीट्स वगैरह, आपके पिन्स वगैरह, एनवलप्स, इन सारी चीज को आप एक अलग से कॉलम बना दो स्टेशनरी, और इन सब चीजों का आइटम स्टेशनरी के कॉलम में मेंशन कर दो। इस तरीके से जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ओवरबर्डन नहीं होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया है कि इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो आपकी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, जिस इंफॉर्मेशन के अंदर आपके जो अकाउंटिंग यूजर्स है वो इंटरेस्टेड है, वो इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज नहीं करनी। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो कन्वेंशन है दैट इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, कई बार ये जो कन्वेंशन है ये प्रूडेंस के नाम से भी पूछा जाता है। अब नाउ व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? सी, कंजर्वेटिज्म मींस कि कंपनीज अपने आप को सेफ लेकर चल रही है। अब सेफ कैसे ले सकते हैं? देखो, एक वर्ड होता है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब आप अंदाजा लगा रहे हो। किसका अंदाजा लगा रहे हो? दो चीज का ही हम अंदाजा लगा सकते हैं बिजनेस के अंदर, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर आपको लॉस होने वाला है, तो आप उसका एस्टिमेट पहले से ही लगा लो। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठो। क्योंकि अगर प्रॉफिट हो रहा है, आपको लग रहा है प्रॉफिट होगा, तो आराम से प्रॉफिट हो जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर आपको किसी तरीके का लॉस होने वाला है, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, सपोज कोर्ट में आपके अगेंस्ट एक केस चल रहा है 10,000 रुपीज का। अगर वो केस आप जीत जाते हो तो 10,000 रुपीज आपके पास आ जाएंगे। अगर वो केस आप हार जाते हो तो आपको 10,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अब ये 50-50% चांसेस हैं, तो आपको लग रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है आपको ही पे करने पड़े। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले से ही इन 10,000 रुपीज का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंजर्वेटिज्म का मतलब ये है कि हर एक बिजनेस को ये चाहिए कि उसको अपने आप को सेफ लेकर चलना है, कि अगर फ्यूचर में किसी तरह का कोई भी एंटीसिपेटेड लॉस होने वाला है, उसका अनुमान पहले से ही लगाकर आपको उसके लिए क्या बनाना चाहिए? प्रोविजंस बना लेना चाहिए। क्या बना लेना चाहिए? प्रोविजंस। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? डेटर्स। अब व्हाट इज डेटर्स? अगेन अगर आपको ये पॉइंट डिटेल में स्टडी करना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जा सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेप क्रिएशन एकेडमी। वहां पे आपको उससे रिलेटेड मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो ये जो टर्म है डेटर्स, डेटर्स बेसिकली आर द पर्सन जिनको कंपनी उधार पे गुड्स बेचती है। अब मेरी कंपनी ने सपोज XYZ लिमिटेड को 1 लाख रुपीस के उधार पे गुड्स बेच रखे हैं। अब ये 1 लाख रुपीस कंपनी को मिलेंगे इन फ्यूचर, मिले नहीं है बट मिलेंगे इन फ्यूचर। अब इसकी अनसर्टेनिटी, क्योंकि फ्यूचर आपका अनसर्टेन है, आपको हो सकता है मिले, चाहे मिले या ना मिले। तो ये जो आपको 1 लाख रुपीस है, तो आपको इस 1 लाख रुपीस के ऊपर डाउट हो रहा है, इन डेटर्स के ऊपर आपको डाउट हो रहा है। हो सकता है डेटर्स आपको टाइमली पेमेंट ना करें। ठीक है, तो और अगर उस टाइम पे अगर आप पहले से अरेंजमेंट कर लोगे इन पैसों का, तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अचानक से अगर आपको 1 लाख रुपए ना मिले तो आप कैसे अरेंजमेंट करोगे? तो कंपनी क्या करती है? कंपनी ये एज्यूम करके चलती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो प्रोविजन होता है हम ऐसे फिक्स करते हैं, 10% बनाना है या 20% बनाना है, 30% बनाना है। अब व्हाट इज 10%, 20%, 30%? अब आपको डेटर से 1 लाख रुपए लेने हैं, तो कंपनी ये मान के चलती है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा फ्यूचर में। कंपनी ये मान के चलती है कि इस 1 लाख का जो 30% है दैट इज 30,000 रुपीज। ये 30,000 रुपीज 1 लाख में से डूब ही जाएंगे, ये हमें नहीं मिलेंगे। ये जरूरी नहीं कि मिलेंगे नहीं, हो सकता है मिल जाएं, बट आप ये प्रोविजन मान के चल रहे हो कि 30,000 डूब ही जाएंगे। तो आप ये इन 30,000 का अरेंजमेंट पहले से ही करके चलोगे कि इन केस अगर फ्यूचर में डूब भी जाए तो आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बहुत सारे प्रोविजंस बनाते हैं। प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, क्लियर, प्रोविजन फॉर फिक्स्ड एसेट्स। तो इस तरह के हम बहुत सारे प्रोविजंस हम अकाउंटिंग में क्रिएट करते हैं अपनी फर्म को सेफ लेने की, सेफ तरीके से चलाने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो कन्वेंशन है ये आपको क्लियर है? तो फटाफट ले लेते हैं क्विक रिकैप।
फर्स्ट कन्वेंशन इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। आपको सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज कर देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 के परफॉर्मा रूल्स और फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग। मटेरियलिटी, इसके अकॉर्डिंग आपको वही वाली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है जो इंपॉर्टेंट है यूजर्स के लिए, इमटेरियल इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज नहीं करनी। थर्ड थिंग है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जितने भी आपके एंटीसिपेटेड लॉस हैं उनको आपको एस्टिमेट करके उनके अगेंस्ट क्या क्रिएट करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है। क्लियर? तो आपको ये सारे कन्वेंशन क्लियर हो गई है। अगर आपको ये सारी वीडियो अगर कोई किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको इन कन्वेंशंस के ऊपर और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए और एग्जांपल चाहिए तो आप मुझे नीचे क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो क्लियरली समझ में आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड लक।